हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन के अंदर देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं अब। तो देखो बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस एन। अगर बॉक्स के अंदर x प्लस एन लिखा है और n एक इंटीजर है तो हम उस इंटीजर को बाहर लिख सकते हैं। अब चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, प्लस है तो प्लस की तरफ बाहर आ जाएगा और माइनस है तो माइनस की तरफ बाहर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो x प्लस टू लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x प्लस टू। टू को हम बॉक्स में से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि टू एक इंटीजर है। यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, प्लस n है तो n बाहर आ जाएगा अगर n इंटीजर है तो। अब देखो जैसे कि सपोज करो एग्जांपल करते हैं हम, x इज इक्वल टू 1.7 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो कितना आएगा 1.7 प्लस टू, 1 प्लस 7 प्लस टू। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1.7 बॉक्स के अंदर और प्लस टू बाहर। तो देखें इधर कितना हो जाएगा 1.7 प्लस टू करेंगे तो 3.7 होगा और 3.7 बाहर आके क्या देगा 3। इसी तरीके से 1.7 बाहर आके क्या देगा 1 प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की क्या आ रही है 3। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बॉक्स के अंदर x प्लस एन, एन अगर इंटीजर है तो हम उसको प्लस करके बाहर निकाल सकते हैं और माइनस है तो भी बाहर निकाला जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा अगर x z है तो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं तो 2 प्लस बॉक्स के अंदर माइनस टू की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो ये किस तरीके से आएगा 2 माइनस टू इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा इंटीजर रखने पे। अब देखिए नॉन इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो क्या -1 आएगा क्या। तो जैसे कि x इज इक्वल टू नॉन इंटीजर कोई भी वैल्यू सोच लो, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे कि मान लो मैंने सोच लिया 1.3 तो 1.3 रखते हैं। देखें तो एक बार 1.3 प्लस और एक बार क्या हो जाएगा -1.3। ओके, तो देखो 1.3 नंबर लाइन पे अगर अपन देखेंगे तो 1.3 का लेफ्ट वाला पहला इंटीजर कौन है 1 और -1.3 से बाहर कितना आएगा -2, तो -2 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा -1। तो इस तरीके से कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ हो बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ x तो ये 0 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। 0 कब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी इंटीजर। ओके, जैसे कि मान लो बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स के अंदर -2 लिखा है तो 0 होगा, बॉक्स के अंदर 3 प्लस बॉक्स के अंदर -3 लिखा है तो 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसका आंसर कितना आएगा -1। अब हम देख लेते हैं इनइक्वलिटीज़ इन बॉक्स फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहला क्या लिखा हुआ है, इफ बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a देन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो x की वैल्यू होगी a से बड़ी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हम नंबर लाइन बना देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कहीं लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जैसे कि मान लो ये नंबर लाइन है तो 1 2 3 4। अब यहाँ लिखा है बॉक्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब बॉक्स x 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब बॉक्स होता तो इंटीजर है तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरीके से डैश 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 इन्फिनिट तक की वैल्यू हो सकती है। तो देखो 2 कब आएगा, 2 आ सकता है अगर हमारे पास वैल्यू बॉक्स के अंदर 2 है तो, और 2 से बड़ी है तब भी 2 आएगा। तो इस तरीके से ये बॉक्स आगे तक चला जाएगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 2 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बाद वाले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब अगर बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी 2। अब देखो मैंने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ये a है तो ये a जो है वो क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये तो हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ हो तो जैसे कि सपोज करो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। अब बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बॉक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। 3 से बड़ा फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा 4 5 6 7 8, इस तरीके से इंटीजर्स होंगे। इसलिए जब बॉक्स x ग्रेटर देन 3 लिखा है तो इसके बाद जो आंसर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू a+1। a+1 मतलब यहाँ a है, इसका मतलब यहाँ 3 है तो 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू होगी 4 और 4 से
ज़्यादा। तो देखो कभी ऐसा लिखा हुआ हो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर नंबर लाइन पे अगर हमें शो करना हो तो उसका आंसर कैसा होगा, ये 3 ये 4, तो 4 से स्टार्ट होगा इसका आंसर, 4 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। क्लियर, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन ए, ये मैं ना 3 4 2 एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए ये। जैसे कि सपोज करो बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब बॉक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 2 और 2 से छोटे इंटीजर, तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 -3, इस तरीके से ये आगे तक जा सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, a+1 से छोटी। मतलब जैसे कि सपोज़ करो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इससे हम आंसर बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2+1, 3 से छोटी है। 3 से छोटी होगी तभी तो ये ऐसा आंसर देगा। जैसे कि मान लो ये 2 और ये 3, तो 3 से छोटा मतलब ये वाला वैल्यू। तो जहाँ मैंने लाइन बनाई है ऊपर इनमें से कोई भी वैल्यू हो तो हम लोगों को क्या मिल सकता है, यहाँ से 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है और -1 मिलता है। तो ये नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिट तक हमारा आंसर हो सकता है। पर आगे कहाँ तक होगा, ये 3 तक। 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है मतलब 3 आंसर नहीं आएगा। 2.999 तक है, तो 2.999 तक अगर हमारा आंसर रहेगा तो बाहर हमारे को मिल्क वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। तो वही तो लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, अगर बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन ए लिखा हुआ हो तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स लेस देन ए डायरेक्टली। तो बिल्कुल ये जो फोर्थ वाला है और ये जो फर्स्ट वाला है वो बॉक्स और विदाउट बॉक्स दोनों एक ही आंसर दे रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा काम में भी आता है। जैसे कि सपोज़ करो बॉक्स की वैल्यू है वो ए से बी है। अब ए और बी क्या है, एक इंटीजर है। तो एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग 3 और 5 मान लेते हैं। तो बॉक्स ऑफ एक्स हमें दे रहा है 3 से 5 या 6 मान लेते हैं चलो। तो बॉक्स की वैल्यू 3 है और 6 है और 3 और 6 के बीच में है। अब बॉक्स होता क्या है, ये तो इंटीजर होता है। तो 3 से 6 के बीच में बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली आ क्या क्या रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो देखो बॉक्स 6 5 ये कब कब आ सकता है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये 0 1 2 3, इसी तरीके से ये आगे जाता रहेगा तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पे ये कहीं 6 होगा। तो देखो 3 वैल्यू कब आएगी, 3 वैल्यू आ सकती है अगर हम लोग बॉक्स के अंदर क्या लें, 2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 से 6, तो 3 से 6 लिखा है तो अगर हम रेड कलर में जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 3 से बड़ी और इक्वल से लेकर ये कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं आएगा तो यहाँ तक 7 तक होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, तो यहाँ पे अगर कहीं 7 है तो क्या हमारा आंसर जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम इस तरीके से लिखें, 3 को बॉक्स इंक्लूड करते हुए और 7 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर 7 को इंक्लूड करेंगे तो 7 आ जाएगा जबकि हम लोगों को आंसर क्या लाना है, 3 4 5 6। तो तेरे को 3 आंसर कब आएगा, जब ये 3 से 4 के बीच में होगा और 4 से 5 के बीच में होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और 5 से 6 के बीच में होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। और 6 से 7 होगा तो आंसर हमें मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब अगर ए से बी तक है बॉक्स की वैल्यू, तो अगर हम बॉक्स को हटा देते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से b+1 तक। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3 से 6 दोनों क्लोज इंटरवल में। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से 7 के बीच में। तो 7 इसमें किसमें आएगा, ओपन इंटरवल में, और 3 किसमें आएगा, क्लोज इंटरवल के अंदर। क्लियर। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड। सॉल्व द इनइक्वलिटीज़। तो हम लोगों को ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को इसके फैक्टर कर लेने चाहिए। तो ये क्या लिखा है, बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, बीच में -3x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बॉक्स ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा मिलके -3 प्लस 2 लेस देन 0। अब हम कॉमन लेके इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके कॉमन लेके अगर इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, बॉक्स ऑफ एक्स -2 और दूसरा फैक्टर आएगा बॉक्स ऑफ एक्स -1 लेस देन 0। अब देखो तुम लोगों को इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि मानो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा लेस देन 0 लिखा होता, तो याद है हम लोग नंबर लाइन पे 2 पॉइंट लिखते थे, एक लिख दिया हम लोगों ने अल्फ़ा और एक लिख दिया हमने बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लिख देते थे, अल्फ़ा से बीटा के बीच में, क्योंकि नेगेटिव वहीं आ रहा है और लेस देन इक्वल टू 0 इसलिए हम लोग नेगेटिव इंटरवल लेते। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो बॉक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से
2 के बीच में। अब देखो बॉक्स हमने 1 से 2 से ले लिया, और अभी अभी हम लोगों ने देखा है एक फार्मूला, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि फार्मूला ना बोलें तो प्रैक्टिस से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ए से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू बी तक है, देन हम लोग लिखते हैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ए से b+1 तक। ए इंक्लूड होता है और b+1 इंक्लूड नहीं होता। अब देखो अगर मान लो इसको हम देखना चाहें तो 1 आ रहा है बॉक्स की वैल्यू और 2 आ रही है, तो 1 और 2 बॉक्स की वैल्यू कब आ सकती है, जब x की वैल्यू बॉक्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक डली हो, या तो 1 डली हो या 1 से लेकर 3 तक की कोई वैल्यू डली हो। तो हमारा आंसर आ गया 1 से 3। तो हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 3, जिसमें 3 ओपन इंटरवल में आएगा और 1 किस में आएगा, क्लोज इंटरवल में। 1 क्लोज इंटरवल में क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और b के अंदर क्या आता है, b+1 के अंदर ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग देख लेते हैं सीलिंग फंक्शन। कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ईजी सा फंक्शन है। अ फंक्शन डिफाइंड वैसे ही है R/R, और एफ एक्स इजिकल टू इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एफ एक्स इजिकल टू, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से है। अब ये अपनी वैल्यू क्या देता है, वेयर एक्स इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर। इससे पहले क्या नाम था हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो मतलब नंबर लाइन पे अब हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। विच इज़ नॉट लेस देन एक्स इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो अगर x की वैल्यू n-1 से n के बीच में है, अगर x की वैल्यू n-1 से n के बीच में है, मतलब 3 से लेकर 4 के बीच में है, तो आंसर आता है हमारा 4। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे 3.4 है, अगर मैं बॉक्स में रख रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था 3, क्योंकि मैं नंबर लाइन पे लेफ्ट में जा रहा था। ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात हो रही है किसकी, सीलिंग फंक्शन की। सीलिंग फंक्शन में अगर 3.4 रखा होगा तो हम राइट में जाएंगे। राइट में जाएंगे मतलब 3.4 जो नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, जैसे कि देखो ये 3 और ये 4, तो 3.4 यहाँ पे कहीं होगा। तो इसके राइट में बहुत सारे इंटीजर है, 4 है, 5 है, 6 है, पर उन सब में सबसे छोटा कौन है, 4 है ना। 4, 5, 6 और आगे जैसे जैसे इंटीजर आ रहे हैं उन सब में सबसे छोटा 4 है, इसलिए हम आंसर क्या लिखते हैं इसका 4, और इसका नाम लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसी तरीके से 3.999 लिखा हो तो हम राइट में जाएंगे, तो राइट में जाएंगे मतलब ओ सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दिया मैंने, तो ये तो आंसर देगा 3। पर अगर 3.99, देखो ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, यहाँ पे क्या चेंज कर देना चाहिए, इसको इस तरीके से बना देना चाहिए ताकि ये हम लोगों को फ्लोर फंक्शन ही रहे, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। तो आंसर हमें कितना आएगा 4। और देखते हैं, जैसे कि सपोज़ करो 3 लिखा है तो 3, ये भी 3 देगा, और अगर सीलिंग फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तब भी हमें आंसर क्या देगा 3। 2 लिखा है बॉक्स के अंदर और इसी के 2 है सीलिंग फंक्शन के अंदर, तो दोनों केस में हमें आंसर कितना मिलेगा 2। तो चेंज कब हुआ, चेंज हो रहा है ये पॉइंट वाले नंबर के अंदर। जैसे कि सपोज करो 6.1 लिखा हुआ है, तो 6.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा होता तो 6 वैल्यू मिलती, पर अभी कितनी मिलेगी 7। तो जिस तरीके से हम पहले कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट में, अब कहाँ जाएंगे, राइट में। तो देखो हम ग्राफ भी देख सकते हैं। ग्राफ देखो कैसे, अगर मैं 0 से 1 के बीच में देखता हूँ, इफ़ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 1 ओपन और 0 क्लोज इंटरवल, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 1। इसलिए 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ है, 1 पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे 1 पे बना हुआ है। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में फंक्शन कहाँ बना हुआ है, 2 पे। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0 से 1 वाली वैल्यू का फंक्शन कहाँ बना होता था, यहीं पे ही बना होता था, और 1 से 2 वाला फंक्शन कहाँ बना होता था, इधर बना होता था, जबकि ये फंक्शन ऊपर बना हुआ है। तो एक स्टेप ऊपर चला गया। एक स्टेप ऊपर क्यों चला गया, तो जहाँ वैल्यू 3 आ रही थी अब कितनी आ रही है 2। ओके, तो ये होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखो तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे। जैसे कि मान लो 3.7, अब ये माइनस का है, तो अगर यही बॉक्स फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम -4 लिखते हैं, पर अभी क्या लिखेंगे हम -3। तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे कहाँ जाना होता है, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे हुए होते हैं उन सब में से छोटा नंबर जो होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सीलिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने वाले हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा एक और बात, इस फंक्शन की जो डोमेन रहेगी बिल्कुल उसी की तरह रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह। डोमेन क्या रहेगी इस फंक्शन की, आर। डोमेन रहेगा इस फंक्शन का आर। और अगर हम बात करें रेंज की, तो ये भी हम लोगों को इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो रेंज इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो एक फंक्शन है जो आर से आर डिफाइंड है और इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे सेट में हम लोग एलिमेंट लिखते थे ना, तो ये एक सेट के अंदर सिंपल एक्स एलिमेंट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ब्रेसिस है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये इतनी सी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। देखो अब हम इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू निकालना ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज करो मुझे 1 निकालना है। क्या निकालना है, 1। तो 1 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1। अब बॉक्स ऑफ 1 तुम्हें पता है कितना देगा, 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, बाहर इसने 1 दिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसी तरीके से हम 2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखें तो 2 डेफिनेशन से क्या आएगा, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो बॉक्स ऑफ x अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हम लोगों को वापस से ये 2 माइनस 2 कितना दे देगा, 0। तो इसका मतलब एक बात पता लग गई कि अगर हम इंटीजर रखते हैं इसके अंदर, अगर हम इंटीजर रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0। अब हम लोग नॉन इंटीजर वैल्यू रख के देखते हैं। नॉन इंटीजर जैसे सपोज करो मैंने 1.3 रखा, तो 1.3 के अकॉर्डिंग अगर x माइनस बॉक्स ऑफ x हम लोग यूज़ करें डेफिनेशन जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख लेंगे, 1.3 माइनस 1.3 किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स 1.3 कितना देता है, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1.3 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 0.3। तो बॉक्स के अंदर 1.3 हमने रखा और आंसर हमें कितना मिला, 0.3। अब इसी तरीके से दूसरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज़ करो 7.99 लिखा हुआ है। अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 7.99 मानी है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.99 माइनस 7.99 किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो देखो ये हमें कितनी वैल्यू देगा, 7.99 माइनस 7। तो इससे हमें आंसर मिलेगा 0.99। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7.99 था तो 0.99 मिल गया, 1.3 था तो हमें क्या मिल गया, 0.3, 1.3 था तब भी हम लोगों को क्या मिला, 1.3। तो इसी तरीके से और भी कुछ कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे कि सपोज़ करो 2.61 रख देते हैं। तो 2.61 रखेंगे तो ऑब्वियसली 0.61 आएगा। तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट है 0.61 ये हमें दे देगा। कैसे देगा देखें, 2.61 माइनस 2.61 हम किस में लिखेंगे, बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये आंसर जो देगा वो किस तरीके से देगा, 2.61 माइनस 2.61 बॉक्स के बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमें आंसर कितना देगा, 0.61, 0.61 लिख सकते हैं। तो 2.61 की वैल्यू ये होगी। क्लियर। अब देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू। जैसे कि मान लो 7.33 लिखा होता तो हम लोगों को ये बाहर आंसर कितना देता, 0.33। अगर मान लो 1.2 लिखा है तो ये हम लोगों को बाहर वैल्यू कितनी देगा, 0.2। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब ये हम लोगों ने इंटीजर ले लिए, पॉइंट वाले नंबर ले लिए। अब नंबर है हम लोग लेंगे नेगेटिव नंबर्स। क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर। जैसे कि सपोज़ करो हम लोगों को -1.3 कैलकुलेट करना है। तो -1.3 कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू -1.3, तो -1.3 तो है ही सही, माइनस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, -1.3 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, -1.3। अब देखो बॉक्स के अंदर जो -1.3 ये हमें क्या देगा, -2 देगा। तो -2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.7। तो -1.3 रखने पे हम लोगों को आंसर कितना आ रहा है, 0.7। एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करके देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। जैसे 2.6 है माइनस का, और इसके हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये होता क्या है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -2.6 है। तो ये क्या हो जाएगा, -2.6 एक्स माइनस, अब बॉक्स के अंदर वापस से एक्स 2.6, इस तरीके से हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या आएगा हमें, -2.6 माइनस 2.6 बॉक्स के बाहर आके क्या देगा, -3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.6 इज इक्वल टू 0.4। तो ये हमारा -2.6 की वैल्यू आई। अब देखो यहाँ से भी अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कुछ कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो -1.8 होता, तो -1.8 होता तो हम लोगों को ये आंसर कितना देगा, 0.2। तो देखो कुछ भी कर लो, 0.2, 0.33, 0.2, 0.4, इसी तरीके से 0.7। तो ये हमेशा पॉइंट के अंदर ही वैल्यू दे रहा है। तो पॉइंट के अंदर ही वैल्यू दे रहा है या फिर ये 0 दे रहा है, तो इसकी हम लोग बात कर सकते हैं
कि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर इंटीजर रखते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0। और अगर हम नॉन इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों को किस में मिलेगा, पॉइंट पे आंसर मिलेगा। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि डोमेन इस फंक्शन की क्या है, डोमेन कुछ भी हम रख सकते हैं। और बात करते हैं हम रेंज की, तो रेंज हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, और मैक्सिमम हमें 1 मिलेगा। 1 कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे 2.999 है तो हमें क्या मिलेगा, 0.999, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। अब देखो जो ये स्टार्टिंग में जो डिफाइंड किया हुआ है इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो इसको दोबारा लिखने से हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम x को यहीं रहने देते हैं और बॉक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कोई भी नंबर का इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। हम ऐसा लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। तो देखो कैसे, जैसे कि सपोज करो 2.61 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.61। अब तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। ये तो हो गया तुम्हारा x नंबर, ये तो क्या हो गया, नंबर। नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक उसका इंटीजर पार्ट और दूसरा पॉइंट के बाद वाला पोर्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, तभी तो इसका नाम ऐसा है। अब बात कर लेते हैं इस फंक्शन के ग्राफ की। तो ग्राफ भी देखो इजीली आ जाएगा क्योंकि हम लोगों को इसको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों को पता लगने लगी है। तो देखो ग्राफ बनाने चलते हैं अभी हम लोग। ये तो होगी तो हमारी वाई एक्सिस, इसी तरीके से हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरीके से -1 -2 -3 और -4। अब देखो क्या हम एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोना है और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कैसे बोली है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो x बराबर 0 पे, मतलब इंटीजर पे ये इंटीजर दे रहा है तो ये 0 पे क्या देगा हमें, 0। अच्छा ये 1 पे हम लोगों को क्या देगा, 1 या 0, 1 पे भी ये 0 देगा तो ये 1 पे भी 0 देगा, 2 पे भी 0 देगा, 3 पे भी 0 देगा। मतलब ये यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, सभी इंटीजर पे ये वैल्यू अपनी 0 देगा। तो ये सब पॉइंट है जो ग्राफ के अंदर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं इसके अंदर 1.1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.1, 1.2 रखूँगा तो 0.2, 1.3 रखूँगा तो 0.3। मतलब मैं जो रख रहा हूँ वही मुझे वैल्यू मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं देखूँ तो अगर इसके अंदर मैं रखता ही 0.1 हूँ तो मुझे मिलेगा 0.1, 0.2 रखता हूँ तो 0.2। तो ये थोड़ा थोड़ा आइडेंटिटी फंक्शन जैसा है। तो इसका ग्राफ भी जो है वो थोड़ा थोड़ा आइडेंटिटी जैसा होता है। अगर यहाँ पे 1 है, ऊपर हम लोगों ने क्या डिसाइड कर दिया 1, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 1 तक जाता है पर ऊपर जाके होल हो जाएगा। होल इसलिए क्योंकि x इजिकल टू 1 पे ये दोबारा नीचे धड़ाम गिर जाएगा 0 पे। अब 0 से ये वापस स्टार्ट होगा बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शन के पैरेलल की तरह। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 है, अब मैं 1.1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 1.1, 1.2 रखूँगा तो 0.2, 1.3, मतलब मैं जितना बढ़ा रहा हूँ उतना फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। और इसी तरीके से सिमिलरली ये 2 पे से भी आगे इसी तरीके से बढ़ेगा, और 3 से भी ये सिमिलरली इसी तरीके से बढ़ेगा, और 4 से भी सिमिलरली इसी तरीके से बढ़ेगा, 3 4 और ये 5, और यहाँ से ये इस तरीके से बढ़ेगा, यहाँ पे 6 होगा, इसी तरीके से आगे जाता रहेगा। अब जैसा हमने राइट में बनाया है वैसा का वैसा लेफ्ट साइड में भी होगा डार्क, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल। होल क्यों, क्योंकि x इजिकल टू 0 पे ये हमें 1 वैल्यू नहीं दे रहा, कितनी दे रहा है, 0। मतलब पॉइंट एक्चुअली 0,0 पर है, इसका 0 पे 0 आ रहा है ना कि 1। इसी तरीके से नेक्स्ट ये इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब इस फंक्शन की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर रखा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। इफ़ x बिलोंग्स टू क्या है, z। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर रखता हूँ नॉन इंटीजर वैल्यू तो मुझे ये 0 के बराबर नहीं देगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू z। अच्छा नेक्स्ट, ये तो होगी 1 2। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस एन लिखा है, या x प्लस जेड भी लिख सकते हैं। x प्लस एन लिख देते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, वेयर n जो है वो क्या है, z के बराबर है। तो देखो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से कोई फंक्शन होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, x माइनस बॉक्स ऑफ x। इसी तरीके से हम इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, x प्लस एन माइनस बॉक्स के अंदर x प्लस एन।
अब तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये n बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एन माइनस बॉक्स ऑफ x तो है ही सही, प्लस n बाहर आ जाएगा और ये वाला जो माइनस है उसको माइनस बना देगा, तो n से n कट गया, तो ये आया कितना x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो देखो एक बात समझ रहे हो, एक प्रॉपर्टी और बन चुकी है। वो क्या प्रॉपर्टी बन गई, अगर x प्लस एन लिखा है तो वो कुछ भी नहीं x ही होता है, n गायब हो जाता है इफ़ n बिलोंग्स टू z है तो। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ये n बाहर आ जाता है, इसके अंदर n बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने फंक्शन समझा, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ बॉक्स ऑफ x इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने बताया था ना, जब भी इस तरह का ब्रैकेट लिखा होगा तो वो बताएगा कि क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी इसने डिफाइंड किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये पूछ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, समीशन मतलब सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 1000 x प्लस आर। क्या लिखा हुआ है, x प्लस आर लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस आर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये वापस से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और डिवाइड में कितना चल रहा है 1000। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये बात ये है कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि x प्लस एन वो कुछ भी नहीं, सिंपली क्या होता है x ही होता है इफ़ n बिलोंग्स टू क्या हो z। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखो इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं तो तुम्हें पता लगेगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अब हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं मतलब r इजिकल टू 1 रख देते हैं प्लस r इजिकल टू 2 रख देते हैं। तो ये किस तरीके से आएगा, x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर डिवाइड बाय 1000। तो ये 1000 अपन कॉमन ले लेते हैं सब में से, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, 1/1000 हमने कॉमन ले लिया सब में से। ठीक है, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 1, इसी तरीके से x प्लस 2 हम समीशन लगा रहे हैं, x प्लस 3, और लास्ट कहाँ तक है ये प्लस डैश 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 x प्लस 1000 तक। ओके, अब देखो ये सभी के सभी ये क्या हो जाएगा, x बन जाएगा सिर्फ, ये भी क्या बन जाएगा x, ये भी क्या बन जाएगा x, ये भी x बन जाएगा। तो ऐसा कितनी बार x बनेंगे, ये बॉक्स ऑफ x प्लस 1/1000, और अंदर ये जो है वो कैसा हो जाएगा, x प्लस x प्लस x, हाउ मैनी टाइम 1000 टाइम। तो किसी भी नंबर को 1000 टाइम ऐड करते हैं, इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस 1/1000 इंटू, ये तो है ही सही, और इंटू में क्या आ जाएगा 1000। अब देखो 1000 से 1000 कट रहा है, तो बच क्या रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x क्या होता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x ही होता है, तो हम उसको लिख देते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो ये वाली बात भी कट जाएगी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वापस से कितना आ जाएगा x। अब ये जो x आया है एफ एक्स इज इक्वल टू x, ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, डी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ये हम लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डीपी में कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।